साहित्य की भूमिका। अब भाषा में साहित्य की भूमिका के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि भाषा में साहित्य का क्या महत्व है। आपको पहले भी मैं बताया था कि जब साहित्य की बात आती है तो ऐसी कल्पना, ऐसी परिकल्पना हमारे अंदर घर कर जाती है जिसमें सामाजिक विचारधारा के साथ साथ हम उन सभी सांस्कृतिक और अन्य दृष्टिकोणों को हम अपने अंदर व्यवस्थित करते हैं, जिस दृष्टिकोण का माध्यम जिसको समझने के लिए हम उस विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न लक्ष्यों को हम साहित्य के माध्यम से समझते और समझाते हैं। हम इस चीज को भी स्पष्ट रूप से अपने अंदर ला सकते हैं कि जिसका साहित्यिक परिवेश जो आध्यात्मिक नैतिक मूल्यों को विभिन्नताओं से एक रूपता का पर्याय बनाता है और उसके सभी तथ्यों, सभी बोधनों, सभी प्रमाणों को हम समझकर और उससे कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। हम अपनी ग्रहण क्षमता का विस्तार समाज के विभिन्न स्रोतों से करते हुए हम उन साहित्यिक और संस्कृति के आधार का परिलोचन करते हैं। जब हम किसी आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों का आदर्शवाद सिद्धांत अपने अंदर स्थापन करते हैं, समझते हैं, तो हम उन सभी बातों को, उन सभी तथ्यों को, उन सभी विषयों को साहित्य के रूप में लिखकर हम उसे प्रेरणा का स्थान देते हुए प्रेरणादायी साहित्य का अवलोकन करते हुए उसको लिखित रूप में तथा मौखिक रूप में हम दर्शाते हैं। आज हम यह स्पष्ट रूप से समझते और जानते हैं कि आदर्शवादी संस्कृति और साहित्य के संचय के कारण हम अत्यधिक और नैतिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले हैं और हमारे अंदर जो नैतिकता है उस नैतिकता को हम उपयुक्त तरीके से उसका उपयोग करते हैं और हम जो समझते हैं वे बात, उन तथ्यों को, उन भाव भंगिमाओं को, उन विशेषताओं को और उन प्रतिभूतियों को हम दूसरे से शेयर करते हैं। जब हम विद्यालय परिवार के उन सभी सदस्यों को एक सूत्र में जोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले विद्यालय परिवार का एक रूपता हम एक ही चीज में देखते हैं, जिसमें वह विद्यालय परिवार कितने अनुशासनशीलता को पार करता है। विद्यालय परिवार में केवल शिक्षक ही नहीं, उसके छात्र भी होते हैं और उसके अलावा और भी जो सदस्य और भी जो कार्य करने वाले होते हैं और भी जो कर्मचारी होते हैं उनको भी विद्यालय परिवार की श्रेणी में रखा गया है। तो हम अभिव्यक्ति के आधार पर उनके सभी कार्यों को हम उनके सभी सौंपे हुए उस विधिगत कार्यों का अवलोकन करते हुए हम उससे भी कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा अपने हृदयगत स्थापित करते हैं, जिससे
हम उन सभी बातों को, उन सभी परिवेशों को सहजता पूर्वक सीख लेते हैं। हम भाषा साहित्य का परिचय हम दूसरे रूप में यह भी कह सकते हैं कि हमारे पूर्वजों द्वारा तथा विभिन्न उत्पादों द्वारा, विभिन्न संस्कृतियों द्वारा तथा सामाजिक अवधारणाओं द्वारा जो परिलक्षित होती है, जो हमें दिखाई पड़ती है, वह साहित्य के रूप में उभर कर सामने बात आती है और उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व सहित अन्य विकास उत्पन्न हो जाता है। मानव विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि व्यक्ति के सृजनात्मक शक्ति को दृढ़तापूर्वक समझने और जानने के लिए आत्म विभूषित होकर उसे समझाया और समझा जाता है। हम जब साहित्य के उद्देश्य के बारे में हम पढ़ेंगे तो साहित्य का सीधा उद्देश्य है जिसमें कुछ भी बात, विचारधारा और विभिन्न पहलुओं को जानकारी हासिल करना और उस समाज, उस परिस्थिति, उस परिवेश के बारे में पूर्णतः समझना जहाँ के परिवेश और परिस्थिति से अन्य लोग लाभान्वित हुए हैं, अन्य लोग जागृत हुए हैं और उन परिस्थिति, परिवेश, विचारधारा तथा देश, राज्य और उसके नागरिकों के बारे में भी समझना चाहिए, जहाँ कि उसके बहुत से कार्य का व्यवधान प्रारंभ हो चुका है, हो गया है, या वह कार्य पूरा नहीं हुआ है, उस कार्य को बीच में ही अटका दिया गया है। तो इन सभी बातों को, इन सभी तथ्यों को साहित्य के रूप में दर्शाया जाता है और साहित्य के रूप में किसी विशेष व्यक्ति का जीवन तथा उनके जीवन के मूल्यांकन, विशेषताओं को एक स्थान पर रखते हुए उनके सभी बातों को, सभी तथ्यों को उन परिस्थिति के अनुकूल बनाकर समझाया और बताया जाता है, जिसे बच्चे आसानी पूर्वक समझकर और दूसरे सहपाठियों को भी समझा और बता सकते हैं। इसका और भी हम आकलन जब आपसे करते हैं तो हमारे अंदर एक जो लिटरेचर की भावना जागृत होती है, जिसमें हम उन सभी विषमताओं को, सभी भावों को, सभी व्यवस्थित अवस्थाओं को समझने का कोशिश करते हैं, जिसको हम पहले से थोड़ी बहुत जानकारी के प्रभाव से अपने अंदर समेट कर रखे हुए हैं। उसको हम विभिन्न उद्देश्यों के माध्यम से हम बता सकते हैं, ज्ञानार्जन करा सकते हैं। तो अगर आप कागज कलम लिए हुए हैं तो आप नोट कीजिए। सबसे पहला है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। साहित्य के मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। जब महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव के व्यक्तित्व के विकास पर ही निर्भर करता है। मानवीय जीवन के प्रमुख 3 पक्ष होते हैं, ज्ञान, क्रिया एवं कर्म। इन्हीं तीनों पक्षों को भगवद गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग नाम दिया है, भक्ति योग कहा है। इन तीनों पक्षों में यदि संतुलन स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व की में तुलना आ जाता है और वह समुचित तरीके से
विकास करता है और अपने व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रदर्शित भी करता है। दूसरा है सौंदर्यानुभूति का विकास। इस साहित्य का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। व्यक्ति के सौंदर्यानुभूति का विकास भी है। इसका तात्पर्य होता है सुंदरता की अनुभूति या खोज करना, और खोज कर साहित्य के सैकड़ों ऐसे खंड हों जिन्हें आधार पर सौंदर्य भरा होता है। सौंदर्य की अनुभूति साहित्य के माध्यम से भी हो सकती है। इसी कारण साहित्य का सौंदर्य चित्रण हमारे मन में कितने ही स्पर्श चित्र, गंध चित्र और भी पशु चित्र इत्यादि को अंकित कर बैठाया और समझा गया है। हम ज्ञानार्जन के बाद उस सौंदर्यानुभूति का विकास, ज्ञानार्जन, उदांत भावनाओं का विकास करना, समाज का विकास करना इत्यादि क्रियाओं को समझाकर पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे उसे मुख्य रूप से लाभान्वित हो सके और उसकी प्रतिक्रियाओं को, उसकी सभी अवस्थाओं को वो उचित ढंग से बता सके, समझा सके, लिख सके। इस परिस्थिति को जब साहित्यिक उद्देश्य के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं तो हमारे अंदर एक विघटन की भावना जागृत हो जाती है, जिससे हम उन सभी प्रकार की भावनाओं को एक दूसरे से शेयर करते हैं। उदांत भावनाओं का विकास करना, इसमें सीधा कहता है कि सुंदर तथा सौंदर्यानुभूति के साथ साथ साहित्य तथा समाज में दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। व्यक्ति समाज का एक अंग है, वह अपनी प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ति समाज के माध्यम से ही करता है। अतः समाज के प्रति उसका एक कर्तव्य है कि वो समाज में उन्नति में योगदान देवे और साहित्य के माध्यम से समाज का विकास किया जा सके। अब हम यह समझ सकते हैं, यह बता सकते हैं, यह स्पष्ट करते हैं कि भाषा के द्वारा जो साहित्यिक विकास होता है और भाषा के द्वारा जो साहित्य में योगदान होता है, उस योगदान को कोई भुला नहीं सकता, क्योंकि भाषा का योगदान, भाषा की पुष्टि, भाषा की अभिव्यक्ति एक प्रकार के उन सभी तथ्यों को आप निष्कलंकित कर देते हैं, निरपराध कर देते हैं, निर्दोष उपस्थित कर देते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में देखने को मिलता है। हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें अपने अंदर भाषा के साहित्यिक भूमिका का उन संबंध से इतना घना रिश्ता और नाता रहा है कि हम उन सभी बातों को, उन सभी तथ्यों को, उन सभी मार्गों को तब तक हम पकड़े रहते हैं, तब तक उस मार्ग के सहारे चलते हैं जब तक लक्ष्य मंजिल पूर्ण रूप से नहीं मिलती। वही साहित्यिक है। साहित्य में सौंदर्य की अनुभूति करता है, ज्ञानार्जन करता है, उदांत भावनाओं का विकास करता है और समाज का विकास करता है। साहित्यिक एक उद्देश्य समाज का विकास करना और व्यक्ति के समाज के एक दूसरे से जुड़े रहते हुए समाज के प्रति उसके कर्तव्य को निर्वहन करना ही व्यक्ति के मुख्य साहित्यिक उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब उसके साहित्यिक संबंध के बारे में हम जानेंगे। साहित्यिक संबंध, जो भाषा साहित्य के संबंध को हम जोड़कर इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला है भाषा तथा साहित्य के तथ्यों का अध्ययन। उसके बाद है साहित्य के अध्ययन द्वारा भी भाषा पर अधिकार किया गया।
साहित्य भाषा और साहित्य का सौंदर्य जो बिंदु समान है उसे भी समझना उचित है, क्योंकि जो बिंदु समान साहित्य का संदर्भ है उस विषय वस्तु को, उस तथ्य को समझने के लिए तुम्हें समय देना होगा और टाइम देना होगा, तब तुम उस चीज़ को पूर्ण तरह समझ सकते हो। फिर भी उन साहित्य तथ्य और साहित्य उद्देश्यों को हम इस तरीका से भी समझा सकते हैं कि भाषा साहित्यिक विभिन्न पहलुओं को जोड़कर रखता है, जिसे उसे संस्कृति और परंपरा का लोप न हो और उस संस्कृति और परंपरा के आधार पर वो अपना जीविकोपार्जन करते हुए इस जगह, इस धाम में, धराधाम में उस भाषा के विहंगम परिदृश्य को झलकाते हैं और उसे स्पष्ट रूप से जानकर जानकारी प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी जानकारी देते हैं। भाषा साहित्य की जो भूमिका है वो भारतीय लेखन करने में भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका रखा गया है। तो साहित्य का सृजन भारत के द्वारा होता है और भाषा के द्वारा ही वो अपने समान के आचार विचार तथा व्यवसाय, एक दूसरे की विशिष्ट जीवन शैली के बारे में जानते हैं और भाषा स्वयं के द्वारा जो अभिव्यक्ति होती है, स्वयं के द्वारा जो तुलनात्मक प्रक्रिया होता है, वह सबसे सटीक और सबसे अधिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण उन विभिन्न तथ्य, उन विभिन्न पहलुओं को देखने से हम प्राप्त कर सकते हैं। जब भाषा को हम साहित्यिक रूप में लाते हैं तो साहित्य ही एक ऐसी विधा है जिसमें कहानी भी आ जाता है, कविता भी आ जाता है, गद्य भी आ जाता है और भी अनेक शब्द, अनेक रूप, अनेक व्यवहार और अनेक प्रक्रिया का प्रादुर्भाव उन भाषा के व्यक्तित्व के संबंध से, साहित्यिक संबंध से स्थापित होता है। जिस साहित्यिक संबंध का हम बार बार जिक्र करते हैं और उन साहित्यिक संबंधों का जो आदान प्रदान है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता है और उनको समझते हुए, जानते हुए हम इस तरीका से समझाते हैं, बताते हैं जो तरीका और कोई दूसरा नहीं बताता है। इससे जो आप तथ्ययुक्त तथा ग्रामयुक्त तथा मर्म स्पर्शी बातों को एक जगह परिसूचनात्मक प्रक्रियाओं द्वारा व्यवस्थित कर यह समझाया और यह परखा जाता है कि भाषा का जो साहित्यिक संदर्भ है, साहित्य में भूमिका है, वह साहित्य के बिना भाषा दुर्लभ है और साहित्य पढ़ना, साहित्य के बारे में और भाषा साहित्य की जो उद्देश्य है उसके बारे में सबको समझाकर और बताकर और उसके बाद उसे स्पष्ट रूप से आप उसके अनुरूप कार्य करने की कोशिश करते हैं और जब कार्य हो जाता है तो उसको यथावत यथोचित स्थान का चुनाव करते हुए उस जगह पर उसका स्थायित्व प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। तो आज हम लोगों ने बच्चे भाषा की साहित्यिक भूमिका तथा भाषा में साहित्य का प्रभाव और
सर्वप्रथम यह स्पष्ट रूप से हम जान ले और समझ ले कि भाषा के साहित्यिक भूमिका को अगर हम स्पष्ट रूप से समझते और जानते हैं तो आप इतना तो जरूर समझे कि इस जगह पर, इस देश में, इस दुनिया में जो कुछ भी बीत रहा है या जो कुछ बीतेगा, उन सभी की जानकारी आप चाहेंगे तो प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।